तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सिटी वर्सेस लिवरपूल के थ्रिलिंग गेम को, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पूरे 5 टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस रिव्यू को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बीसीसीआई सुपर्ब इनिशिएटिव टू सेव टेस्ट क्रिकेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Okay, so I feel like starting with City versus Liverpool. Let's get done with that first and then we'll shift our focus to cricket. इस मैच की जितनी तारीफ करी जाए ना उतना ज़्यादा कम है। एक मैं चीज़ ज़रूर कहूँगा एट द बिगिनिंग ऑफ दिस एनालिसिस इटसेल्फ, आई एम पर्सनली वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये मैच ड्रॉ हुआ है। कई लोग डिसएग्री करेंगे, कई लोग कहेंगे कि यार देखो मैच की ब्यूटी देखो ना, इतना बढ़िया मैच हुआ, इतना फास्ट मैच हुआ, इतना इंटेंस मैच हुआ, तो लेट्स जस्ट सेलिब्रेट दैट। एंड आई नो कि मैं थोड़ा सा अनग्रेटफुल हो रहा हूँ ये बोलते वक्त, बट आई थिंक इतना बढ़िया मैच एक रिजल्ट डिजर्व करता था, एक विनर डिजर्व करता था। व्हेन इट फील्स लाइक कि ऑल ऑफ दिस फॉर व्हाट, फॉर जस्ट आर्सेनल टू टॉप द ग्रुप राइट नाउ। तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करी दोनों टीम्स ने, एटलीस्ट एक टीम को जीत के टॉप ऑफ द टेबल जाना चाहिए था। बट नॉनदलेस इस मैच का स्टेक सिर्फ इसीलिए हाई नहीं थे क्योंकि जो टीम जीतती वो टॉप पे जाती। The other side of the story was जो टीम हारती वो थर्ड पे आ जाती, क्योंकि अभी तक तो ये दोनों टॉप 2 चल रहे थे। आर्सेनल वर दैट टीम दैट वर प्राइंग टू बी इन द फर्स्ट वन। बट अगर अब इनमें से, जैसे कि अब हमने देखा कि ड्रॉ हो गया मैच अल्टीमेटली, तो सिटी इज नाउ एट द थर्ड प्लेस, ऑल्दो दे आर जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड द टेबल टॉपर्स, बट द फैक्ट इज कि दे आर स्टिल थर्ड राइट नाउ। एंड सो इस गेम के स्टेक्स सिर्फ इसीलिए ही हाई थे। प्लस अनदर फैक्ट इज कि यार क्लॉप और पेप गार्डियोला का ये लास्ट गेम होने वाला था इन द प्रीमियर लीग। अभी एक गेम शायद और हो सकता है, हमें ये पता है, बट इट इज सेफ टू अज्यूम इन माई ओपिनियन कि ये प्रीमियर लीग का तो लास्ट मैच था जहाँ पे हम लोग इन दोनों मैचेस को एक दूसरे के सामने भिड़ते हुए देख रहे थे। वाई? ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन कि क्लॉप ने खुद ही कह दिया है कि वो प्रीमियर लीग में अब किसी भी और टीम को कभी मैनेज नहीं करेगा, जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लिवरपूल। क्या ऐसा हो सकता है कि वो फ्यूचर में आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद शायद लिवरपूल में दोबारा आ जाए? भाई फ्यूचर किसने नहीं देखा, तो कुछ भी हो सकता है। बट देन क्या तब तक पेप गार्डियोला रुकेगा सिटी में? तो देयर आर जस्ट टू मनी फैक्टर्स टू गो राइट फॉर अस टू बिलीव कि इन दोनों की राइवलरी प्रीमियर लीग में दोबारा देखने को मिल सकती है। एंड सो फॉर दोज रीजंस इट इज़ क्वाइट सेफ टू अज्यूम कि ये शायद वो लास्ट डांस जो कहते हैं ना लोग मेसी रोनाल्डो के लिए यूजुअली, ये वही मैच था फॉर गार्डियोला एंड यर्गन क्लॉप। एक मैं साइड नोट पे एक थ्रिलिंग चीज़ सोचना चाहता हूँ कि शायद ऐसा हो कि कभी ना कभी किसी दिन गार्डियोला जो है वो बार्सिलोना पे है एंड क्लॉप जो है वो मैड्रिड में है, एंड देन हमें राइवलरी कंटिन्यू होते हुए दिखे इन द ला लीगा। अगर ऐसा होता तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। इफ़ यू अग्री विद मी मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो। बट नाउ लेट्स कम टू द गेम। लेट्स स्टार्ट विद द लाइनअप्स। दोनों टीम्स की लाइनअप्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आई थिंक सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्रेज वर्दी काम किया है लिवरपूल ने वो यही है कि दे मैनेज्ड अ ड्रॉ अगेंस्ट अ टॉप टीम लाइक सिटी, probably the best in Europe, when their own team was very severely depleted. Why do I say that? भाई एलिसन नहीं था एज अ कीपर फॉर देम, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड नहीं था, सला स्टार्ट नहीं कर रहा था, जोटा नहीं खेल रहा था, वो भी इंजर्ड है। तो हम लोग स्पेशली अगर डिफेंस की बात करें, इतने ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि वैन डाइक इज़ द ओनली गाय जो कि एक्सपीरियंस है, बाकी सारे बच्चे खेल रहे हैं उसके साथ साथ। एंड हाउ विल ही मैनेज द डिफेंस, वो भगवान भरोसे ही है। एंड ही डिड ग्रेट बाय द वे, वी विल डिस्कस दैट एज वेल। बट जस्ट टू टेक सम नेम्स, वैन डाइक के साथ वहाँ पे लेफ्ट बैक पे गोमेज था, बट ब्रैडली है, कौन सा कहते हैं भाई पता, आई डोंट इवन नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम। मिडफील्ड में मैकअलिस्टर था, एंडो था। एंडो का अब ये जरूर कहेंगे लोग कि भाई ही हैड अ ग्रेट गेम, ऑफ कोर्स ही डिड, बट देन अगेन यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म so well in such a big game all of a sudden, right? फ्रंट में नूनेस था, एलियट था एंड डियाज था। यहाँ पे भी अगर सलाह होता तो कितना ज़्यादा फर्क देखने को मिलता हमें। ऑफ कोर्स वो सब्स्टिट्यूट होके बाद में आया था, बट वी कैन सेफली अज्यूम दिस एज वेल कि लिवरपूल की टीम जो अभी करंटली ऑन पेपर थी उससे एटलीस्ट 2 गुना बेटर तो खेल ही सकती थी अगर इसकी पूरी की पूरी ए टीम साथ में खेलने की होती तो। स्पेशली इन द फैक्ट कि ये लोग घर पे खेल रहे होते तो सिटी को और ज़्यादा चैलेंज करते। बट अगर लोग सिटी की बात करें, सिटी की जो लाइनअप थी, इट वॉज आई थिंक एज क्लोज एज इट गेट्स टू देयर ए टीम दिस सीजन।
हार्डली कोई एक दो और चेंजेस अगर करने होंगे गॉर्डियोला का तो वो करेगा, वरना दिस इज मोर और लेस देयर ए टीम। ये इनका वो फर्स्ट टेम्पलेट है सीजन में जाने के लिए किसी भी बड़े गेम के लिए। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? बिकॉज एडिसन स्टार्ट कर रहा था, बैक थ्री में आके अकांजी एंड वॉकर थे, डबल पिवट में वंस अगेन वी सॉ कि रॉड्री और स्टोन्स की जो आइकॉनिक पार्टनरशिप बन गई है ऑफ सॉर्ट्स फ्रॉम द लास्ट सीजन, वो इस बार कंटिन्यू कर रही थी। अब टॉप हमने 4 मिडफील्डर्स देखे और अल्वारेस, सिल्वा, डी ब्रुयने एंड फोर्डन ऑन द राइट विंग, लेफ्ट विंग पे अपने अल्वारेस थे एंड उनके आगे हालैंड था। सो मोर और लेस हम ये कह सकते हैं इट इज सेफ टू अज्यूम कि भाई टॉप टीम थी सिटी की, इसमें आप और ज़्यादा कोई इंप्रूवमेंट्स करोगे नहीं, स्पेशली गिवन कि क्या पर्सनल रहा है इस सीजन। एंड सो सिटी ऑन पेपर ऑलरेडी हैड एन एज ओवर लिवरपूल। एक जो फैक्टर लिवरपूल के हाथ में था, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर हम मान सकते हैं, कि ना ही सिर्फ वो घर पे खेल रहे थे, बट नाउ गिवन द फैक्ट कि क्लॉप का ये हर मैच जो है घर का, वो एक लास्ट डांस ऑफ सॉर्ट होने वाला है इन इटसेल्फ। एक जो टीम की स्पिरिट होती है और एक जो फैंस की स्पिरिट होती है ना, कि वी हैव टू डू दिस नॉट फॉर एनीवन एल्स बट जस्ट फॉर क्लॉप, वो अकेले में ही काफ़ी रीज़न है फॉर अस टू गिव 100%। वो एक ऑलरेडी एक एडेड मोटिवेशन देता है, चाहे ऑन पेपर टीम कितनी भी गंदी हो। एंड आई थिंक दैट ऑल्सो मेड अ ग्रेट डिफरेंस एंड पुल्ड देम बैक इनटू द गेम इन द सेकेंड हाफ। बट नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हाफ, कि वहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस रही, किसने क्या करा। पहली बात तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि जैसे ही गेम शुरू हुआ था, विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स, मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट, बिफोर एनालाइजिंग द टैक्टिक्स, कौन कैसा खेल रहा है, कौन कहाँ रन्स बना रहा है, सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में ये आया था कि ये गेम की स्पीड 2x पे चल रही है क्या? जो लोग एग्री करते हैं ना, वो ज़रूर मुझे बताना, बिकॉज आई कांट रिकॉल द लास्ट टाइम आई सॉ अ गेम बीइंग प्लेड सो क्विकली, सो इंटेंसली, द ट्रांजिशंस बीइंग सो क्विक, द पासिंग बीइंग सो सब्लाइम। शायद अगर लास्ट में मैंने देखा होगा तो वो भी सिटी लिवरपूल का ही मैच होगा। यूरोप के मैंने कोई भी अभी तक ऐसा मैच नहीं देखा। बीइंग अ बार्सा फैन ऑल्सो, बार्सा वॉज वंस नोन फॉर दिस क्विक वन टच पासिंग, क्विक ट्रांजिशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना तेज मैच होता है मैंने नहीं देखा भाई। इतना एंड टू एंड मैच, झट पासिंग हो रही है, सुपर इंटेंस गेम, मज़ा आ रहा था। पहले 5 मिनट में देख के पता चल गया था क्या फ्लेवर होने वाला है मैच का। आई थिंक बोथ द टीम्स डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट, बिकॉज दिस वॉज क्वाइट पॉसिबली द मोस्ट एंटरटेनिंग गेम ऑफ यूरोप इन दिस सीजन। कुड हैव बीन इवन बेटर अगर थोड़े ज़्यादा गोल्स देखने को मिलते हैं, फिर एटलीस्ट एक विनर देखने को मिलता। बट जस्ट ऑन दी आई इट वॉज सो प्लीजिंग। आपको देख के पता चल रहा था कितना फिजिकली टायरिंग होगा ये गेम प्लेयर्स के लिए। एंड हम लोग देखते हैं कि पहले के 20 मिनट तक तो इट वॉज सिटी ऑल ओवर। आई नो काफ़ी लोग कहेंगे बाय द टाइम दिस वीडियो रिलीजेस बाकी लोग भी वीडियोस डाल चुके होंगे, ये ESPN, स्काई स्पोर्ट्स अपने एनालिसिस कर चुके होंगे। कई लोग ये भी कहेंगे कि शायद फर्स्ट हाफ बहुत इवन था, एंड आई गेट वाई दे वुड से दैट एंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम एग्जैक्टली। बट आई थिंक पहले के 20 मिनट में तो देयर वाज नो मैच। सिटी वर ऑल ओवर द प्लेस, दे न्यू हाउ टू ब्रेक डाउन लिवरपूल। उन पहले ही 20 मिनट में एक गोल भी आ जाता है 20-25 मिनट के अंदर ही। बट जस्ट द शेयर अबिलिटी फॉर सिटी टू प्ले ऑन द काउंटर, पोजीशन भी होल्ड करके रखना, जैसे ही चांस मिले तुरंत सबके सब प्लेयर्स आगे भागना अटैक करने के लिए, क्विक पासिंग, टेलीपैथिक पासिंग के थ्रू जो है पूरा डिफेंस खोलना। एंड हम लोग को यहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ा सा स्लैक कट करना पड़ेगा फॉर लिवरपूल, बिकॉज एज ए सेट डिफेंस में क्वाइट लिटरली सिर्फ एक ही स्टॉलवर्ड था जो कि वैन डाइक था, बाकी सब मिसिंग थे। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे एक डिफिशियंसी तो दिख ही रही थी। बट स्टिल वी हैव टू गिव a lot of appreciation to City for the way they managed to break Liverpool down in the first 20 minutes. And फिर हम लोग वो आइकॉनिक गोल देखते हैं। आइकॉनिक में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आइकॉनिक है तो नहीं, बट एज अ बार्सा फैन आई फील काइंड ऑफ रिडीम्ड, बिकॉज जो कॉर्नर टेकिंग क्विकली हुआ था आज से 5 साल पहले, उस चीज़ को 5 साल हो चुके हैं पहले, तो मुझे यही फिगर आउट करने में टाइम लग गया। एंड इस बात को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया कि उस चीज़ को 5 साल हो चुके हैं। 2019 के चैंपियंस लीग की बात है वो। कॉर्नर टेकिंग क्विकली काइंड ऑफ उसका एक रेंडिशन हमें देखने को मिला फ्रॉम डी ब्रुयने एंड स्टोन्स। बट लेट्स ब्रेक दैट डाउन इन अ लिटिल मोर डिटेल। उस गोल को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। जब आके मैकअलिस्टर के सामने खड़ा हुआ था, साथ में खड़ा हुआ था रादर, इन फ्रंट ऑफ द नियर पोस्ट, डी ब्रुयने वाज अबाउट टू टेक the free kick on the corner, आके very smartly pushes मैकअलिस्टर away। 2 चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है। पहली चीज़, मैकअलिस्टर क्या इतना कमज़ोर है
कि वो इतनी आसानी से पुश ओवर हो गया, वो मुझे देख के थोड़ा वियर्ड लगा था कि मैकअलिस्टर का ध्यान कहाँ था एग्जैक्टली वहाँ पे. आई थिंक ही कुड हैव पुट अ बेटर फाइट टू टैकल आके देयर, बिकॉज आके ने क्वाइट फ्रैंकली बहुत ईजिली उसको पुश अवे कर दिया एंड स्पेस क्रिएट कर दी. सेकेंड पॉइंट, जो आके ने उसको पुश अवे करा है, उस टाइम पे आके वॉज टू द लेफ्ट ऑफ मैकअलिस्टर, विच मीन्स कि वो एक ऑफसाइड पोजिशन पे था. क्या डे ब्रुयने ने जिस मोमेंट पे बॉल को किक करा है, जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, तब तक क्या आके एलिस्टर को पुश करके ऑन साइड पोजिशन पे आ चुका था कि नहीं, इसका हमें क्लियर एंगल देखने को मिला ही नहीं. मैं ये डिबेट नहीं कर रहा हूँ कि वो गोल ऑफ साइड था कि नहीं, अगर दिया गया गोल तो आई एम श्योर कि ऑन साइड होगा, बट इसके ऊपर कोई डिबेट भी होते हुए नहीं दिखी मुझे, या फिर कोई मतलब ब्रॉडकास्टर से कोई एंगल भी नहीं दिखा मुझे. That was a little concerning for me because I as a fan would like to have more clarity about how things happened. But nonetheless, it was a top-notch move because आके ने ना ही उसको साइड घसीट के स्पेस क्रिएट करी, बट क्वाइट फ्रैंकली स्टोन्स को एकदम खाली एरिया में छोड़ दिया बस टैप इन करने के लिए गोल को. एंड वहाँ पे पता है, हम लोग जितनी तारीफ करें ना डे ब्रुयने की उतना कम है, बिकॉज वो बड़ा ईजी सा लग रहा होगा हमें बॉल ले अप करके देना स्टोन्स को, बट वो जिस प्रिसीजन के साथ उसने बॉल डाली थी ना, दैट इज कमेंडेबल इन माई ओपिनियन. स्टोन्स फिर वो टैप इन मार देता है अंदर, एंड यू कांट हेल्प बट अप्रिशिएट सिटी एज वेल, गार्डियोला एज वेल, बिकॉज आई एम श्योर कि ये जो टैक्टिक था ये प्रैक्टिस्ड तो था ही, बट इन लोगों ने डेफिनेटली कुछ स्टडी करा होगा लिवरपूल को इन सेट पीसेस, कि ये एक कमी है जो शायद हम लोग एक्सप्लॉइट करके दे सकते हैं. बिकॉज ऐसी चीज़ें हम लोग वी डोंट सी दीज थिंग्स हैपन वेरी ऑफन इन फुटबॉल. जब कोई ऐसा करता है तो डेफिनेटली उसके पीछे एक बहुत ही मास्टरफुल प्लानिंग होती है. एंड जिस तरीके से स्टोन्स ने वो गोल मारने के बाद उनके वो फ्री किक एक्सपर्ट है, पता नहीं क्या है वो, सेट पीस एक्सपर्ट है, उसको कोच है वहाँ का उनका, उसको तब वैसे पॉइंट करके सेलिब्रेट करा था. इट क्लियरली मीन्स कि उन लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी होगी, ये टैक्टिक को प्रैक्टिस करा होगा, एंड व्हेन दे हैपन टू पुल दिस ऑफ इन द गेम, तो देयर इज नो रीजन बट टू सेलिब्रेट. एंड सो एट दैट मोमेंट इट फेल्ट लाइक सिटी ना ही सिर्फ गेम को डोमिनेट कर रही है, बट जब उनको एक क्लियर कट चांस मिल रहा है तो दे आर कन्वर्टिंग दैट. हमने ये डिस्कस करा था कोपेनहेगन वाले गेम में इन द लास्ट पॉडकास्ट, जैसे हाउ इट फेल्ट एज इफ सिटी आर नॉट इवन ट्राइंग दैट मच, दे आर ट्राइंग टू सेव देयर पावर, एनर्जी, इंटेंसिटी, कि चलो गोल आ जाएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं देंगे. लेकिन यहाँ पे क्या था, दे आर नॉट ओनली ट्राइंग टू क्रिएट चांसेस, बट जो हाफ चांसेस भी मिल रहे हैं ना, जो थोड़ी सी स्पेसेस मिल रही हैं, उनको कन्वर्ट करने का पूरा एफर्ट था यहाँ पे. एंड ऑफ कोर्स वो हमें देखने को मिलेगा ही, बिकॉज टीम भी बेटर थी कोपेनहेगन वाले गेम से, एंड ओकेजन भी बड़ी थी ज़्यादा. बट उसके बाद अगर हम लोग फर्स्ट हाफ की बात करें तो एग्जैक्टली कौन ऐसी टीम थी दैट ट्रम्प्ड द अदर वन. बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ एनीबडी वुड बी टेम्प्टेड टू से कि गेम काफ़ी इवन था. बिकॉज लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स को ही थोड़ा सा देखें एंड थोड़ा एक्सप्लोर करें कि हम लोग क्या चीज़ बोलना चाह रहे हैं मैथमेटिकली, लिवरपूल के पास पोजेशन सिटी से ज़्यादा था. 53% पोजेशन था लिवरपूल के पास. अब लोग कहेंगे क्या ही फ़र्क पड़ता है इससे, बट आई थिंक सिटी जैसी टीम जो कि हर मैच में 70-80% पोजेशन रखती है, उनसे अगर आप ज़्यादा पोजेशन रख पा रहे हो, दैट ऑल्सो इज़ अ बिग अचीवमेंट. एंड आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत रैटल करने में सिटी को मेंटली ये स्टैट कहीं ना कहीं प्ले आउट तो करा ही है, कि जब उनके पास बॉल ही नहीं है इतनी ज़्यादा, तो हाउ विल दे क्रिएट द मैजिक दैट दे वेरी ऑफन डू. And so Liverpool not only did have more possession, but they had as many shots taken as City as well. दोनों ने 7 शॉट लिए थे. डिफरेंस बस ये कि सिटी के 4 शॉट ऑन टारगेट थे, लिवरपूल का बस एक ही शॉट ऑन टारगेट था, दैट टू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ. एंड ऑफ कोर्स उन 4 शॉट्स ऑन टारगेट में से एक जो है गोल भी मार चुकी थी सिटी. लिवरपूल आते आते फर्स्ट हाफ के एंड तक काफ़ी ज़्यादा गेम के अंदर डेवलप कर चुकी थी, बट क्या they should have been a bit disappointed for not scoring a goal, because मुझे लगता है यहाँ पे लुइस डियाज ने, ये नाम हम लोग दोनों हाफ में बात करेंगे इसकी, in the first half itself as well, I think he could have done much more than what he did. कहीं ना कहीं लिवरपूल missed a trick through लुइस डियाज for not converting as many chances. तो मतलब पॉइंट मेरा कहने का यही था कि even in the best shots that Liverpool had, देयर वॉज हार्डली एनी शॉट जो कि बहुत ही क्लियर कट चांस क्रिएट करके मारा हो, जैसे कि सिटी ने करा था थ्रू स्टोन्स. एंड दैट वॉज
अ प्रॉब्लम फॉर लिवरपूल, क्योंकि आप कितने भी चांसेस क्रिएट कर लो, इफ दे आर नॉट गुड इनफ तो फिर आप सिटी जैसे टीम के अगेंस्ट कैसे ही स्कोर करोगे। एंड इसका एक्सप्लेनेशन हमें एक्सजी के थ्रू मिलेगा। सिटी की जो एक्सजी थी वो 1.18 की थी, ऑन द अदर हैंड लिवरपूल की एक्सजी सिर्फ 0.47 की थी, लेस देन हाफ ऑफ व्हाट सिटी हैड। एंड यहाँ पे एक प्लेयर आएगा जो कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस स्टूड आउट फॉर मी इन द लिवरपूल साइड, एंड दैट वाज वैन डाइक। वैन डाइक यू कुड आर्ग्यू कि शायद पूरे मैच का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स था, एंड इट वाज क्वाइट रिफ्रेशिंग टू सी वैन डाइक फाइनली इन दोज मोमेंट्स जहाँ पे वो हम लोग जो 2019 के वैन डाइक से रेजोनेट नहीं करते ज़्यादातर, जब वो बैलन डोर जीतने वाला था, वो जो अनबीटेबल स्पिरिट ऑरा लगती है ना जो उसकी, वो हमें देखने को मिली। एंड सबसे बड़ा एग्जांपल था इसका अगेंस्ट हालैंड। हालैंड हार्डली हैड एनी विनिंग मोमेंट अगेंस्ट वैन डाइक। एक वो सब लोग रिप्ले दिखा रहे होंगे उस रन का, जब वो हालैंड जो है वो वैन डाइक के पीछे से भाग रहा था, उसको ही वाज ट्राइंग टू ट्विस्ट एंड टर्न हिम, बट वैन डाइक ने उसको एंड मोमेंट तक बिना टैकल दिए गेम सॉर्ट कर दिया। ही मेड हिम पुश फार ऑफ टू द लेफ्ट, वहां से हालैंड शूट लेता तो क्या ही करता, लेते लेते गिर भी गया। Van Dijk was absolutely prime in this game, and I think it is a big reason why City could not score more than they should have in the first half. अगर हम लोग और भी किसी चीज़ की बात करें, I think first half में as far as City is concerned, Haaland हो गया, De Bruyne हो गया, Foden हो गया, Foden had some great moments there, Alvarez हुआ, Rodri हुआ, Stones तो as I said गोल ही मार दिया था। All of these guys had their flashy moments in the first half. Second half में जाके काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो गए थे, बट इन माई ओपिनियन फर्स्ट हाफ में इन हर जितने प्लेयर्स का मैंने नाम लिया है, सबके पास यू कुड ईजिली रिकॉल एटलीस्ट वन मोमेंट जहाँ पे ये लोग गेम को क्रिएट कर रहे थे या फिर एक गेम चेंजिंग मोमेंट लेके आने वाले थे, एंड दैट डज नीड सम अप्रिसिएशन इन माई ओपिनियन। बट जब हम सेकेंड हाफ में आते हैं, सेकेंड हाफ में द गेम टोटली स्विच्ड अप, एंड ये बात ऐसा भी नहीं था कि थोड़ा गेम जैसे जैसे सेटल हुआ सेकंड हाफ में जाके तब जाके हमें चेंज देखने को मिला हो। ये सेकंड हाफ शुरू होते ही हमें चेंज देखने को मिल रहा था। क्यों? बिकॉज जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है तुरंत के तुरंत हमें एक बहुत ही अगली पेनल्टी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हम जब आगे की तारीफ कर रहे थे फर्स्ट हाफ में फॉर इनडायरेक्टली क्रिएटिंग दैट गोल विच वॉज स्कोर्ड बाय स्टोन्स, यहाँ पे ही इनडायरेक्टली क्रिएटेड अ गोल फॉर लिवरपूल एज वेल, बिकॉज he had a very bad pass to Ederson, जो कि एडिसन तक quite frankly बॉल पहुंची ही नहीं, एंड नूनेज ने बॉल को स्पॉट करा, आई थिंक नूनेज ही था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ही रीच्ड टू द बॉल मच बिफोर एडिसन डिड। अब एडिसन के बारे में यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बिकॉज इवन इन द फर्स्ट हाफ वी सॉ हाउ एडिसन जो है ना प्लेइंग फ्रॉम बैक, बिल्डिंग फ्रॉम बैक, बॉल प्लेइंग एबिलिटी, इन चीज़ों में ना थोड़ा सा लैक करता हुआ दिखा है। एडिसन को हम लोग यूजुअली इतना तारीफ क्यों करते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है कि कोई मिडफील्डर है जो कि गोल कीपर बना दिया उसको, कि मतलब बॉल को रोकता तो है ही बट बॉल प्लेइंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत काम एंड कंपोज रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल बहुत अच्छा है। फर्स्ट हाफ में हमें थोड़े ग्लिम्पसेस दिख रहे थे इस चीज़ के स्ट्रगल करते हुए, एंड सेकेंड हाफ में व्हेन ही हैड रियलाइज्ड कि नूनेज बॉल पे उससे पहले पहुंच जाएगा, क्या उसे वो टैकल देने जाना चाहिए था या वो इंटरसेप्ट जो भी दे रहा था, या फिर उसको पीछे वेट करना चाहिए था एंड मे बी होप कि शायद किसी तरीके से गोल रुक जाए, या फिर मे बी कट ऑफ द एंगल, क्या उसे सीधा बॉल की तरफ जाना चाहिए था, बिकॉज नूनेज ऑफ कोर्स इज फास्टर दैन हिम, कीपर उतना फास्ट नहीं होगा कभी भी। एंड सो हम देखते हैं कि बहुत एक अगली टैकल देता है एडिसन, एंड नेचुरली उसके लिए पेनल्टी भी कंसीड करता है। इट इज एज क्लियर अ पेनल्टी एज इट कुड गेट, एंड व्हाट हैपेंस इज कि उसके बाद एडिसन फॉर सम रीजन लेट जाता है एकदम से, एज इफ की इंजरी उसको हो गई हो, एंड उस टाइम पे लग रहा था कि शायद कुछ ज़्यादा मेजर ना हो, थोड़ा सा वो एकदम वो हिट लेने के बाद जो थोड़ा शॉक पड़ता होगा पॉसिबली नी पे, वो थोड़ा बहुत होगा तो वो हट जाएगा, एंड सो वो थोड़ी देर में खड़ा भी हो गया, एंड पेनल्टी के लिए उसने मतलब फिर स्टूड फॉर द पेनल्टी, ट्राई टू सेव इट एज वेल, बट मैक एलिस्टर वंस अगेन कन्वर्टिंग अनदर पेनल्टी फॉर लिवरपूल। आई थिंक 5-6 पेनल्टीज वो कन्वर्ट कर चुका है, क्रेडिट टू दैट गाय, क्योंकि इट्स सो पोएटिक इन अ सेंस कि आके ने वो पहला गोल सिटी के लिए क्रिएट करके दिया बाय टेकिंग आउट मैक एलिस्टर, एंड देन सेकेंड गोल में जब लिवरपूल ने मारा वो गोल तो मैक एलिस्टर ने गोल मारा थ्रू अ मिस्टेक बाय आके। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एडिसन
प्लेस फॉर अ कपल ऑफ मोर मिनट्स, बट वो फिर से दोबारा लेट जाता है. एंड इट इज़ क्वाइट वरिंग टू सी कि एडिसन अभी ऑलरेडी हमने देखा एक बार इंजरी हो चुकी है उसको एक मैच में, अब फिर से ही हैज़ बीन टेकन आउट, ओर्टेगा आता है उसकी जगह पे. अब एडिसन क्या बड़े गेम्स के लिए रेडी रहेगा, क्या अपने ए लेवल पे आ पाएगा? रेडी होना एक अलग बात होती है, मैच फिट होना अलग बात होती है, बट मेंटली ए लेवल पे होना एक बहुत बहुत ही हाई लेवल की बात है. क्या उस लेवल तक वो पहुंच पाएगा? आई होप ही डज, ही हैज़ ऑल द रीजन्स टू, बट इट इज़ क्वाइट कंसर्निंग टू सी. एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे ये पहला गोल आता है लिवरपूल का, मतलब जो कहते हैं ना कि बरसात कर दी भाई शॉट्स की. उसके बाद तो लिवरपूल ने अटैक्स की बरसात कर दी. उसके बाद सिटी को सांस लेने का चांस ही नहीं मिल रहा था. मिडफील्ड तो बिल्कुल ही कट ऑफ, कुछ दिख ही नहीं रहा कि लोग कहाँ पे हैं. हालैंड हैज़ बीन कट ऑफ फ्रॉम द गेम कंप्लीटली बिकॉज मिडफील्ड को ही आपने ब्लॉक कर दिया है पूरा. मिडफील्ड अगर सप्लाई नहीं करेगी हालैंड को तो हालैंड का गेम में इन्वॉल्वमेंट होगा ही क्या. एंड यहाँ पे हम लोग कई लोग कहेंगे कि एंडो की बहुत तारीफ कर रहे थे कैसे उसने डे ब्रुयने को पॉकेट करा, एंड फेयर सो. इसी चीज़ को स्पॉट करते हुए गार्डियोला जो है वो डे ब्रुयने को सब ऑफ कर देता है एंड कोवाचिच को ले आता है. क्यों? क्योंकि बेसिकली लिवरपूल इतना चढ़ के खेल रही थी सेकेंड हाफ में, इतने सारे शॉट्स ले रही थी कि द होल टीम ऑफ सिटी हैड टू बी पुश्ड बैक. इनफैक्ट हम देखते हैं कि जो यूजुअली सिटी 3-2-4-1 के फॉर्मेशन में खेलती है, स्टोन्स जो है वो डबल पिवट से गिर के बैक फोर बनाने लग गया था. एंड सो उसके चलते हुए क्या होगा बेसिकली कि फिर डे ब्रुयने को भी पीछे आना पड़ेगा. डे ब्रुयने पीछे आएगा तो क्या वो इतना इफेक्टिव होगा एज ही इज गोइंग फॉरवर्ड? मे बी देयर आर बेटर ऑप्शंस दैन हिम when you have to defend. And so गार्डियोला जो है वो कोवाचिच को लेके आ जाता है डे ब्रुयने के जगह पे. अब डे ब्रुयने बहुत ज़्यादा सरप्राइज था उस टाइम पे, एंड लेट मी बी ऑनेस्ट मैं भी बहुत सरप्राइज था कि भाई डे ब्रुयने को क्यों सब ऑफ करा ऐसे बड़े गेम में. नाउ आफ्टर द गेम गॉट ओवर एंड आई थॉट अबाउट इट, आई अंडरस्टैंड द टैक्टिकल रीजन बिहाइंड इट, बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, क्या ऐसे बड़े गेम्स में व्हेन यू नो कि गोल मारने का मौका हर दूसरे मिनट नहीं आएगा, एक वो मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस चाहिए होगी कुछ लोगों से या फिर शायद पूरी टीम से, एंड इन दोज फ्यू मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस यू विल हैव टू स्कोर वन गोल. तो इतने छोटे डिफाइनिंग मोमेंट्स में इन अ गेम दैट इज 90 मिनट्स लॉन्ग, अगर आपके पास आपके वो मैजिक क्रिएटिंग ऑप्शंस नहीं है फील्ड पे, तो क्या आप कहीं ट्रिक मिस तो नहीं कर रहे कहीं? बिकॉज ऑफकोर्स हम लोग टैक्टिकली देखें तो कोवाचिच को लाना उस टाइम पे इट मेड सेंस एंड सब ऑफ डे ब्रुयने, बट बाय चांस अगर सिटी के पास कोई चांस होता गोइंग फॉरवर्ड तो क्या उसमें डे ब्रुयने वुड नॉट हैव बीन द मोस्ट डिसाइसिव. एक ये ट्रेड ऑफ हमेशा रहेगा, एंड आई थिंक इसमें कुछ सही और गलत नहीं है. आई जस्ट वंडर कि क्या अगर डे ब्रुयने रहता तो क्या सिटी के पास एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करने का ज़्यादा चांस रहता सेकेंड हाफ में. फ्लिप साइड ये भी सकती कि शायद सिटी फिर डिफेंसिवली और ज़्यादा स्ट्रगल भी करती. तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा गार्डियोला को यहाँ पे, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली सेकेंड हाफ में सिर्फ 2 ही ऐसे चांसेस थे जहाँ पे हम सिटी को देखा they came close to scoring. दोनों टाइम they hit the post. एक तो फोर्डन when he was trying to block off a shot कह रहा हूँ from the keeper, and वो सीधा उसके I think चेस्ट पे लगती है, मुंह पे लगती है थोड़ी बहुत बॉल, एंड रिबाउंड होकर सीधा पोस्ट पे लग जाती है. एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम डोकू ने एक शॉट लिया था जो कि फिर फार पोस्ट पे लग जाता है. एंड यू कुड मे बी से कि यार सिटी थोड़ी अनलकी तो नहीं थी कहीं यहाँ पे कि दे डिजर्व्ड अ सेकंड गोल. बट आई वुड आर्ग्यू कि if there was one team that should have gotten at least 2-3 goals more, it was Liverpool. सेकेंड हाफ में हम देखते हैं अराउंड द 60th मिनट सला भी अंदर आ जाता है, बाद में गैक्पो भी अंदर आ जाता है, रॉबर्टसन अंदर आ जाता है, एंड कुछ मेन प्लेयर्स फ्रॉम द टीम स्टार्ट मेकिंग अ कमबैक. एंड उसके बाद से लिवरपूल ने जिस तरीके से डोमिनेट करा है सिटी को, टू द पॉइंट कि सिटी तो एंड में ऐसा लग रहा था कि टाइम वेस्ट करना चाह रही है. कोवाचिच के सब्स्टिट्यूशन के बाद सिटी ने थोड़ा सा टेम्पो अपने फेवर में करा था बीच में, फॉर श्योर. बट देन अगेन जैसे जैसे गेम के आखिरी देखिए 10-15-20 मिनट आ रहे थे, वंस अगेन लिवरपूल वर ऑल ओवर इट. एंड एक ही नाम दोबारा यहाँ पे आएगा विच इज लुइस डियाज. लुइस डियाज को मैंने 2-3 ओकेजन्स पे तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हाफ में देखा जहाँ पे वो 1-on-1 था कीपर के साथ, बट ही कुड नॉट स्कोर. वॉट इज इवन वर्स इज ही कुड नॉट इवन हैव अ शॉट ऑन टारगेट इन दो सिचुएशंस. यूजुअली या तो वो शॉट ले ही नहीं पाएगा, पीछे से कोई आके इंटरसेप्ट कर देगा, या फिर इतना गंदा शॉट लेगा कि वो फ्रेम पे है ही नहीं. एंड आई थिंक यहाँ पे लुइस डियाज की जगह कोई और एक पोटेंट फिनिशर होता तो शायद लिवरपूल मे बी कुड हैव वन दिस गेम. यार आई वंडर इफ दैट कुड हैव हैपेंड. बट उसके बाद अगर हम लोग मैच खत्म होने तक की बात करें,
डाइंग मोमेंट्स में एक वो पेनल्टी शॉट आया था डोकू के अगेंस्ट फॉर हाई बूट, एंड वहां पे कई लोग कहेंगे कि यार वो शायद पेनल्टी नहीं भी थी, बिकॉज ऐसा होता है कि हमने देखा है ऐसे पेनल्टीज ना होते हुए, एंड कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि यार बाय द लॉ इट इज़ अ क्लियर पेनल्टी, वाई इज देयर सो मच डिबेट, एंड मैं सेकेंड ग्रुप में लाई करता हूँ पर्सनली, बिकॉज फॉर श्योर ऐसा तो नहीं है कि हमने ये चीज़ पहले होते हुए नहीं देखी है कि ऐसा हाई बूट पेनल्टी बॉक्स के अंदर हुआ हो और पेनल्टी ना दी गई हो, बट क्योंकि ऐसा पहले होते हुए आ रहा है डजंट मीन कि ऐसा आगे भी होना चाहिए। मेरा आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल है, अगर लॉ के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ गलत है तो दो ना, फिर वीआर का पॉइंट क्या है, फिर रेफरीज की एजुकेशन का पॉइंट क्या है। अगर तुम लोगों ने देखा है कि डोकू का हाई बूट हो रहा है, आई थिंक इट वॉज अ क्लियर पेनल्टी, तो उसको साफ साफ पेनल्टी दो। वीआर को अगर ऐसा लग रहा है कि पेनल्टी होनी चाहिए थी तो वही इंटरसेप्ट करके रेफरी को बोल देते भाई दोबारा देख इसको, ये पेनल्टी है साफ साफ। Why is nobody calling this out? I think that should have been a penalty, and maybe you could argue कि फिर through 2 penalties लिवरपूल वैसे भी गेम जीत जाती without the help of लुइस डियाज। But all in all एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट क्या था towards the end of the game। सेकेंड हाफ में अगर हम लोग देखें तो सिटी ने सिर्फ 3 शॉट लिए थे, ऑन दी अदर हैंड लिवरपूल ने 12 शॉट्स लिए, 4 times the number of shots that City had taken, and इसी के चलते है कहाँ लिवरपूल की XG फर्स्ट हाफ में आधी थी सिटी की, बाय द सेकेंड हाफ इट वॉज ऑलमोस्ट डबल, 2 से ऊपर की XG तो लिवरपूल की ही खुद की थी। एंड दिस शोज द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द सेकेंड हाफ, नॉट जस्ट फॉर लिवरपूल बट ऑल्सो द फैक्ट कि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में कितना जमीन आसमान का फर्क था, कितने कॉन्ट्रास्टिंग हाफ्स थे। एक जो सिमिलैरिटी थी दोनों हाफ्स में वो ये थी कि दोनों ही हाफ्स बहुत ही हाई इंटेंसिटी थे, बट डोमिनेट कौन कर रहा था उसमें जमीन आसमान का फर्क था, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेम। ऑल एंड ऑल अल्टीमेटली गेम ड्रॉ हो जाता है, एंड इसी के चलते हुए आर्सेनल अब टेबल टॉपर्स हैं बिकॉज ऑफ गोल डिफरेंस। लिवरपूल टाइड है विद देम एट 64 पॉइंट्स, सिटी 1 पॉइंट ही पीछे है, एंड वन माइट वांट टू बिलीव राइट नाउ कि यार इस वक्त पॉसिबली लिवरपूल शायद फेवरेट्स हो, बिकॉज आर्सेनल को सब लोग बॉटलर्स ही मानते हैं। आई पर्सनली फील कि अभी आई वुड स्टिल बैक मैन सिटी। आई थिंक दे हैव मोर इन देयर स्क्वाड, एंड थोड़ा बहुत लक भी चल जाता है, पता नहीं क्या, कि एट दिस मोमेंट इट फील्स लाइक सिटी समहाउ विल स्टिल मैनेज टू विन द प्रीमियर लीग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कौन अभी लाइकली लग रहा है जीतने के लिए? ना कि सिर्फ लाइकली लग रहा है, बट व्हाट डज योर गट फीलिंग से पर्सनली? कॉमेंट से जरूर बताना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट। क्रिकेट में हमें 2 टॉपिक्स डिस्कस करने। फर्स्ट टॉपिक इन माई ओपिनियन शुड बी द सीरीज रिव्यू। इंडिया और इंग्लैंड के 5 टेस्ट मैचेस थे, 5 टेस्ट मैचेस खत्म हो चुके हैं। मुझे याद है जब हम लोग इस सीरीज का प्रीव्यू कर रहे थे बैठ के, उस पॉडकास्ट में मैं और मोहित डिस्कस कर रहे थे कैसे क्या स्कोर लाइन होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द सीरीज, एंड वी बोथ काइंड ऑफ प्रिडिक्टेड, क्या मतलब चलो प्रिडिक्शन कहना तो प्रिडिक्शन कह लो, बट वी बोथ काइंड ऑफ होप्ड कि 4-1 तो हो यार। 5-0 प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा अनरीजनेबल हो जाता है बिकॉज इंडिया वर मिसिंग अ लॉट ऑफ बिग नेम्स, एंड बेसबॉल की अननेसेसरी हाइप भी थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, जो कि इट इज़ नाउ ऑफिशियली ओवर फॉर गुड। तो आई थॉट कि 4-1 तो वी शुड बी एक्सपेक्टिंग, नो मैटर हाउ वीक आवर टीम इज। हम घर पे हैं भाई, वी आर अ फोर्स टू रेकन विद, एंड नो मैटर बेसबॉल है या कोई है, 4-1 तो हम किसी को भी पीट सकते हैं भाई, घर पे तो बहुत आराम से कर सकते हैं। एंड थैंकफुली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीरीज़ का पहला मैच ही हम हार जाएंगे, बिकॉज अगर आप पहला मैच ही हार जाओ और फिर आपसे कहा जाए कि अब अगले 4 मैचेस लगातार जीतो, दैट सीम्स काइंड ऑफ एन अनरीजनेबल टास्क, बट दैट इज़ हाउ गुड वी आर। वी एक्चुअली मेड इट हैपन। हम 4 टेस्ट मैच जीते उसके बाद, एंड सीरीज एंडेड विद द 4-1 स्कोर लाइन। 5th टेस्ट मैच की जो एनालिसिस है हमने लास्ट पॉडकास्ट में करी थी काफ़ी हद तक, वो 3rd डे के 1-2 सेशन रह गए थे, उनको मैं ज़्यादा एनालाइज करूँगा नहीं अभी यहाँ पे। आई थिंक उनकी एनालिसिस थ्रू दिस परफॉर्मेंस रिव्यू अपने आप ही हो जाएगी, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली कोई फाइट दी ही नहीं इंग्लैंड ने लास्ट डे पे। कहाँ वो गेम एटलीस्ट 3rd डे के एंड तक चलना चाहिए था, वो आधा दिन भी नहीं चला है। एंड सो यू माइट वंडर कि क्या इंग्लैंड की टीम इतनी ज़्यादा एट द एंड ऑफ द डे एक्सपोज हुई है कि ये लोग क्या मतलब 3 दिन भी नहीं टिक सकते एक गेम पे, बिकॉज देयर इज अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट फॉर द 5th टेस्ट मैच की जो पिच थी वहाँ पे जो कंडीशंस थे, दे वर द बेस्ट फॉर एन इंग्लिश टीम टू प्ले इन।
एटलीस्ट इन इंडिया. And despite that, this was the shortest test match of the series. I think इससे बड़ा एक्सपोजर तो नहीं हुआ बेसबॉल का. हमने पाकिस्तान उनको जीतते हुए देखा था बिकॉज वहाँ पे वो ऑफकोर्स फ्लैट पिचेस थे. इंग्लैंड ने अपने घर पे ही फ्लैट पिचेस बनाने शुरू कर दिए टेस्ट मैचेस के लिए बिकॉज दे वांट बेसबॉल टू फ्लरिश. बट वहाँ पर भी वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत पाए, सीरीज को ड्रॉ कर दिया. ऑस्ट्रेलिया रिटेन द एशेज. न्यूजीलैंड में उनकी तारीफ हम लोग करते हैं बट पॉइंट वही है कि यार आप जिन भी बड़ी कंट्रीज के अगेंस्ट खेल रहे हो, ना ही सिर्फ घर पे बट बाहर भी, यू आर गेटिंग एक्सपोज. एंड द रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि अभी आप WTC के टेबल पे 8th पोजीशन पे हो. व्हाट इज द पॉइंट? इसमें आप क्या जेन्युइनली तारीफ डिजर्व करते भी हो या फिर ये बस एक फालतू की हाइप बना रखी है? आई सेड दिस इन द लास्ट पॉडकास्ट एज वेल. क्रिकेटर्स प्ले फॉर देयर कंट्री टू विन, not to provide fun and entertainment to the fans and the crowd in general. वो of course एक बाय प्रोडक्ट होता है जीतने का या फिर एफर्ट देने का. बट अगर आप सिर्फ फन एंड एंटरटेनमेंट देने का पर्पस है आपका, तो फिर आप भाई सर्कस ज्वाइन कर लो. फिर आप जीतने के लिए नहीं खेल रहे अगर मैचेस, अगर आप मस्ती के लिए खेल रहे हो तो मस्ती सर्कस में जाके क्लाउन की जॉब करके कर लो. फिर यहाँ पे क्रिकेट खेलने क्यों आए हो? सो द होल नैरेटिव अराउंड बेसबॉल आई डोंट पर्सनली गेट. बट दिस वॉज एन ओवरव्यू ऑफ द सीरीज. नाउ लेट्स कम टू द स्पेसिफिक्स. इंडियन स्क्वाड की बात करते हैं. किसने क्या परफॉर्मेंस दी, हाउ शुड वी एनालाइज देयर परफॉर्मेंस एज वेल. लेट्स स्टार्ट विद आर बैटिंग फर्स्ट. आई थिंक बैटिंग को एनालाइज करेंगे ज़्यादा एप्ट रहेगा फॉर द स्टार्ट. लोगों को वैसे ही बैटिंग देखना ज़्यादा पसंद होता है फॉर सम रीज़न. लेट्स स्टार्ट विद द ओपनर्स. यशस्वी जायसवाल से स्टार्ट करते हैं. जायसवाल पे ये तो कोई डाउट करेगा ही नहीं कि दिस इज़ quite frankly one of the most historic series for a batsman in India in the history of Indian cricket. इससे ऊपर सिर्फ एक ही इंसान है जो कि सुनील गावस्कर है, जिन्होंने 2 बार वो 700 रन क्रॉस करने की फीट अचीव करी थी. एंड वो 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने अपने डेब्यू सीरीज में ही 4 100s मार दी थी 4 टेस्ट मैचेस में शायद. तो वो तो एक बहुत ही अनफेयर कंपैरिजन है. एंड दैट वाज अवे फ्रॉम होम एट वेस्ट इंडीज, जो कि उस टाइम पे एक बहुत ही तगड़ी टीम हुआ करती थी. तो आई थिंक वी शुड नॉट कंपेयर जायसवाल विद दैट परफॉर्मेंस ऑफ सुनील गावस्कर. बट अगर हम लोग उसके बाद किसी भी प्लेयर को ले लें, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बी इट एनीवन, आई डोंट थिंक एनीबडी हैज हैड एज गुड अ सीरीज एज जायसवाल, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड. 700 रन किसी ने भी नहीं बनाया. आई नो कि वो सचिन के टाइम पे तो 5 टेस्ट मैच की सीरीज होती ही नहीं थी, एंड होती तो क्वाइट पॉसिबली ही वुड हैव डन दैट, नो डाउट अबाउट इट. बट राइट नाउ इवन विराट कोहली, मतलब दीज गाइज हैव नॉट अचीव्ड दैट फीट. सो जायसवाल की यार जितनी भी तारीफ करो उस टाइम पे कम है. 2 डबल 100s मारना, वन माइट आर्ग्यू कि क्या 100s एक मतलब एटलीस्ट एक और 100 हो सकती थी वहाँ पे. आई थिंक थोड़ा अनरीजनेबल हो जाएगा एक्सपेक्ट करना, बिकॉज अगर आप देखें तो ऑन पेपर जायसवाल की भी 2 100+ स्कोर्स हैं, गिल की भी उतनी है, रोहित शर्मा की भी उतनी है. बट जायसवाल के अराउंड जो पूरा नैरेटिव है पूरी सीरीज का एंड रोहित शर्मा के अराउंड जो नैरेटिव है पूरी सीरीज का, बहुत फर्क है उसमें. बट पेपर पे दोनों की 2 ही सेंचुरीज काउंट होंगी. ऑफकोर्स उसके वो डबल सेंचुरीज हैं, वो उसको दे दिया गया बाद. बट नॉनदलेस आई थिंक अगर वो एक अनरीजनेबल क्रिटिसिज्म हटा दी जाए तो जायसवाल की जितनी तारीफ करो उतना कम है यार. एक बहुत ही सीरीज डिफाइनिंग स्टैट में ये कहूँगा कि आई थिंक इंग्लैंड के पूरे इस सीरीज में 28 सिक्सेस कुछ थे, एंड जायसवाल के अकेले के जो नंबर ऑफ सिक्सेस थे सीरीज में वो 26 कुछ थे, या फिर इट इज़ द ऑपोजिट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज कि जायसवाल ने पूरी की पूरी बेसबॉल अप्रोच को सिंगल हैंडेडली काउंटर करा है सिर्फ अपने पर्सनल स्टैट से. एक ये भी स्टार्ट था कि दिस सीरीज हैज़ मोर देन 100 सिक्सेस, पहली बार ऐसा हुआ है किसी टेस्ट सीरीज में, एंड उसमें 70 से ज़्यादा छक्के जो वो इंडिया नहीं मारे. तो मतलब वो बेसबॉल कौन खेल रहा है एग्जैक्टली वो भी तुम देख ही लो. बट उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द सिक्सेस हैव बीन स्कोर्ड बाय यशस्वी जायसवाल. He has led this approach from the front. It is not Rohit Sharma, it is not Shubman Gill, it is not KL Rahul. If there's that one guy जिसने बेसबॉल को उनके ही गेम पे हराया है, उस अप्रोच में हराया है, it is यशस्वी जायसवाल. Full marks for that guy. I think he is the find of the series. कई लोग जुरेल की बात करेंगे, कई लोग सरफराज खान की बात करेंगे. I think find of the series is not just a debutant.
ये ब्रेक थ्रू सीरीज एक्चुअली में जायसवाल की रही है. कमिंग टू द नेक्स्ट नेम विच इज रोहित शर्मा. रोहित शर्मा के ऊपर एंड शुभमन गिल के ऊपर हम लोग बात करेंगे. दोनों के ऊपर हमने लास्ट पॉडकास्ट में एक पूरा सेगमेंट रखा था जहाँ पे वी क्वेश्चन हाउ पीपल आर सो रिएक्टिव एंड विल कम टू दिस वंस अगेन. Indian cricket fans are so reactive these days thanks to Twitter, Instagram, Facebook, जो भी social media platforms हैं. Because they want a sense of popularity and उसके लिए वो ऐसे accounts create करते हैं जो कि fan wars create करके देते हैं. As I said, the best example is Rohit Sharma versus Virat Kohli. And यहाँ हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम लोग अपने फेवरेट प्लेयर को चढ़ाने के चक्कर में इंडियन टीम को नीचे लेके आ रहे हैं. एंड आई थिंक जितने भी लोग रोहित शर्मा और शुभमन गिल को क्रिटिसाइज कर रहे थे आफ्टर दैट फर्स्ट टेस्ट मैच, दे शुड बी अपोलोजाइजिंग राइट नाउ. दोनों लोगों ने 2-2 सेंचुरी मारी हैं. शुभमन गिल ने तो 90 भी मारे थे जिसमें वो रन आउट हो गया था. ही कुड हैव हैड 300s इन जस्ट 5 टेस्ट मैचेस. दैट इज अ स्टेलर रिकॉर्ड बाय द वे. अगर आप 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 3 सेंचुरीज मार रहे हो, आई थिंक इट इज़ परफेक्ट. मेरा पर्सनल एक बेंचमार्क रहता है कि 4 टेस्ट मैच की सीरीज में बैट्समैन 2 सेंचुरीज मार दें बेसिकली हर ऑल्टरनेट गेम में, तो दैट इज अ टॉप टियर सीरीज फॉर अ बैट्समैन. 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 3 सेंचुरीज अगर मार दें, विच इज़ क्वाइट अ स्ट्रेच टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज 4 में 2 तो मतलब 6 में 3, बट अगर 5 में ही 3 मार दे तो दैट इज़ अ 10-on-10 सीरीज फॉर दैट बैट्समैन. इवन इफ बाकी बचे हुए स्कोर जो है उसके वो 50 से कम हो रहे हैं, बट 3 सेंचुरीज क्रिएट करके देना इज अ बिग डील इन जस्ट 5 टेस्ट मैचेस. गिल ऑलमोस्ट डिड दैट इफ नॉट फॉर दैट रन आउट. रोहित शर्मा पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कहाँ वो उसके थोड़े पॉइंट्स कट जाएंगे, वो यही है कि 2 सेंचुरीज तो मारी बट बाकी कुछ जो स्कोर्स थे वो 50 के पास भी नहीं आ पा रहे थे इतने ज़्यादा. तो आई थिंक इन तीनों बैट्समैन में नीचे सबसे रोहित शर्मा ही आएगा, जायसवाल, गिल एंड रोहित शर्मा में से. बट स्टिल ही इज़ द 4th हाइएस्ट स्कोरर ऑफ द सीरीज. एंड आई थिंक वो क्रॉली से कुछ 7-8 रन ही पीछे था, वो भी इसलिए क्योंकि क्रॉली ने एक एक्स्ट्रा इनिंग्स खेली है. एंड द पॉइंट इज कि यार स्पेशली रोहित शर्मा और शुभमन गिल को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करा गया था पहले टेस्ट मैच के बाद, फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, फ्रॉम द फैंस, फ्रॉम द कंटेंट क्रिएटर्स, कि क्या इन लोग की जगह बनती भी है. रोहित शर्मा की तो कप्तानी भी ख़राब है, बैटिंग भी नहीं करके दे रहा, तो क्या मतलब बनता है स्टार्ट करने का टीम के अंदर. क्या मतलब बनता है गिल का स्टार्ट करने का टीम के अंदर जब वो नंबर 3 पे ही खेल नहीं पा रहा है, जहाँ पे पुजारा जैसे लोग हैं, जहाँ पे राहुल द्रविड़ जैसे लोग खेल चुके हैं. कई लोग तो कह रहे थे कि पुजारा रहने को वापस ही ले आओ टीम के अंदर ताकि एक्सपीरियंस मिल जाए, गिल पे कौन रिलाई करेगा. सबकी बोलती बंद हो गई. ठीक है, प्रॉब्लम मुझे यही लगता है कि हमें अपने प्लेयर्स को बैक करना पड़ेगा, करना चाहिए भी यार. कोई बड़ी बात नहीं है कि गिल की शायद परफॉर्मेंस इस लेवल पे ना भी आती, वही पॉसिबल है, बट मैं कहूँगा कि फिर भी बैक करो. क्रिटिसाइज करना तो रिस्पेक्टफुली क्रिटिसाइज करो एंड एक रीजनेबल क्रिटिसिज्म दो. ये नहीं कि सीधा बाहर ही निकाल दो टीम से, उसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है. अगर हम लोग एक इतना हाई प्रेशर एनवायरनमेंट क्रिएट करके देंगे अपने प्लेयर्स के लिए, तो फिर वो वंस अगेन दे विल स्टार्ट प्लेइंग फॉर देयर स्टैट्स एंड फिर उसके चक्कर में टीम कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जो कि कई सारे फॉरेन एक्सपर्ट्स से क्रिटिसिज्म दिया भी है इंडियन टीम का, कि एक फियर ऑफ फेलियर बैठा हुआ लोगों के अंदर. और उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फैंस को लेनी पड़ेगी कि एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया जाए लोगों के लिए. बिकॉज दीज प्लेयर्स आर ऑलरेडी इन सच बिग प्रेशर, बिकॉज इंडिया में करोड़ों लोग हैं क्रिकेट खेलने वाले. तो एक बंदे ने परफॉर्म नहीं करा, उसके पीछे 10 लोग और बैठे हैं उसकी पोजीशन खाने के लिए. उसके ऊपर अगर लोग सिलेक्टर्स के ऊपर एक नैरेटिव भी चढ़ा दें एज फैंस, तो सिलेक्टर्स भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. तो प्लेयर्स के ऊपर वो फियर ऑफ फेलियर ना होना बहुत ज़रूरी है. गिल और रोहित ने जिस तरीके से परफॉर्म करके दिया सीरीज में, दे हैव शोड अस कि अगर आप फियर ऑफ फेलियर ना रखो दिमाग में तो आप कितना आगे जा सकते हो. कमिंग टू द नेक्स्ट नेम, आई थिंक केएल राहुल की हम लोग यहाँ पे बातें कर सकते थे, श्रेयस अय्यर की बातें कर सकते हैं. ऑफकोर्स दे डिड नॉट प्ले द होल सीरीज, तो मैं इतना ज़्यादा कुछ डिस्कस करूँगा नहीं. केएल राहुल इन द लिमिटेड टाइम्स दैट वी सॉ हिम, ही डिड वेल, बट वंस अगेन व्हेन ही विल बी बैक, कौन टीम से बाहर जाने वाला है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा. आई थिंक राइट नाउ ध्रुव जुरेल इज दैट गाय जो कि सर्टेनली खेलेगा बिकॉज ही इज अ विकेट कीपर. सरफराज खान को शायद बाहर बैठना पड़ेगा, स्पेशली जब विराट कोहली, राहुल सब वापस आ जाएंगे तो. बट अय्यर की बात करें, आई थिंक दिस इज इट फॉर हिम. आई थिंक दिस इज दैट सीरीज दैट विल पोटेंशियली किल ऑफ हिज टेस्ट करियर, बिकॉज राइट नाउ क्वाइट फ्रैंकली वी हैव बेटर ऑप्शंस when playing in India in test matches in the names of Sarfaraz Khan
अभी पडिक्कल ने भी कुछ रन मार दिए हैं, पाटीदार तो चलो अभी आउट ऑफ कंटेंशन हो चुका है। ऐसे और 2-3 डोमेस्टिक टैलेंट्स भी हैं जो कि अय्यर से पहले अपना केस बनाएंगे। ऋषभ पंत भी वापस आने वाला है। प्रॉब्लम क्या है, लोग कहेंगे कि अच्छा इंडिया में सीन है तो बाहर का क्या, जब हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। क्वाइट फ्रैंकली अय्यर का वीक पॉइंट ही बाहर खेलना है जब पे बाउंसर्स आती हैं, तो वहाँ पे भी आई वुड मच रादर ट्राई न्यू बी जो कि शायद एक पुल शॉट पे प्रॉमिस हमें फिर भी दिखा सके। ना भी दिखा रहा है तो वैसे भी अय्यर क्या करके दे रहा था। तो आई थिंक अय्यर के लिए तो दिस इज हिज लास्ट सीरीज। मतलब इसके बाद यहाँ से कम बैक करना तभी होगा जब वो अपने गेम को रीइन्वेंट करता है एंड टेस्ट के लिए एक नया टेक्निक लेके आता है। No other way where he deserves a chance in the test series. This was that series that has killed his test career. Plus, the whole saga with the BCCI has not gone down well. I think this is it for Shreyas Iyer in the test format. The next name, I think, should be Rajat Patidar, as I said before. Patidar को 2-3 टेस्ट मैचेस का चांस दिया गया था, but he could not perform. जितने भी टेस्ट मैचेस में चांस दिया है, आई थिंक जो सबसे प्रॉमिसिंग इनिंग्स थी उसकी वो पहली इनिंग ही थी, जिसमें उसने वो 30-40 रन कुछ मारे थे एंड लग रहा था कि हाँ भाई अच्छे कवर ड्राइव्स मार रहा है, फ्रंट फुट पे आ रहा है, प्रॉमिस दिखा रहा है। फिर थोड़ा सॉफ्ट डिसमिसल हो गया था उसका वहाँ पर, बट उसके बाद से ही हैज़ फेल्ड अ लॉट। एंड द वेरी फैक्ट कि रोहित शर्मा को पहले टेस्ट मैच में फिफ्थ टेस्ट मैच में आके कहना पड़ रहा है कि सुबह तक तो वो खेलने वाला था लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमें लगा कि उसकी इंजरी हो गई है तो ही हैज़ अ सोर एंकल, नहीं खेल पाएगा। बहुत सस्पिशियस लग रहा था वो देख के। I think honestly Rajat Patidar should have played the last game as well, and अगर उसमें परफॉर्म नहीं करता तो then we could have for sure concluded कि अब इसको आगे चांस नहीं दिया जाएगा। Now we'll move with Devdutt Padikkal which is our next option. Padikkal ने भी अभी एक ही इनिंग खेली है, उसमें 50 मारी है, तो हाँ he has done well, he has shown some promise। बहुत ज़्यादा कोई 100 भी नहीं मारी तो बहुत ज़्यादा मैं तारीफ भी नहीं करूँगा, बहुत कुछ ख़राब भी नहीं करा है। मेरी एक रिक्वेस्ट सबसे यही है कि बहुत रिएक्शनरी मत हो कि पडिक्कल ने तो ये कर दिया वो कर दिया, सरफराज ने तो ये कर दिया वो कर दिया, ध्रुव जुरेल ने तो इतना अच्छा कर दिया। 2-3 टेस्ट मैचेस खेले इन लोगों ने, शांति रखो, क्रिटिसाइज मत करो क्योंकि बहुत नए लोग हैं, बट सर पे भी मत चढ़ाओ क्योंकि अभी भी बहुत नए लोग ही हैं। 50 टेस्ट मैच में लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाई है। जब उस लेवल तक पहुंच जाएंगे तब वो तारीफ करके देना। प्रॉमिस दिखाया है अभी, उस चीज़ को अप्रिशिएट करो, सर पे मत चढ़ाओ लेकिन, क्योंकि उनके ऊपर भी अनरीजनेबल प्रेशर आ जाएगा। मैं अभी से ही देख रहा हूँ काफ़ी लोग के ध्रुव जुरेल ने तो भाई ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है भाई करा, लेकिन अभी 5th टेस्ट मैच में उसने वो इररिस्पॉन्सिबली आउट होकर भी दिखाया। तो 2 साइड जो तो कॉइन होती हैं, हर प्लेयर के लिए होती हैं। मैं फिर से ये कह रहा हूँ, डोंट क्रिटिसाइज ध्रुव जुरेल बिकॉज दूसरा टेस्ट मैच ही है उसका, बट सर पे भी मत चढ़ाओ, ठीक है। ये हर नए डेब्यूटेंट के लिए मैं बात जरूर कहूँगा बिकॉज 5 डेब्यूटेंट्स इस सीरीज में। अगर हम लोग सरफराज खान की बात करें, आई थिंक 4 उसने इनिंग्स खेली, उसमें से 3 बार उसने 50 मारी है। एक बार तो अनफॉर्चुनेटली रनआउट भी हो गया था जडेजा के थ्रू। सरफराज खान ने इतना तो जरूर कर दिया कि अब वो स्क्वाड में तो रहेगा, बट क्या वो स्टार्ट करेगा जब कोहली एंड राहुल वापस आ जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। सो आई थिंक उसके लिए अभी उसको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, बट आई थिंक ही हैज़ डन इनफ टू गेट द रिक्वायर्ड रिकग्निशन एंड अप्रिसिएशन, एंड स्क्वाड का पार्ट तो रहना ही चाहिए। अगर वो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ से स्क्वाड से ही निकाल दिया गया उसको, तो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा भाई कि इतने टाइम इतने मेहनत के बाद एक तो वो टीम में आया है, 4 इनिंग में से 3 बार 50 भी मार दिए हैं। अब इससे ज़्यादा आदमी क्या करके दे सकता है? अगर एक 100 मार देता बाय चांस, तब तो फिर उसका स्टार्ट करने का भी केस बन रहा होता, आई एम श्योर, बिकॉज लोग भी नैरेटिव क्रिएट करके देते ही देते हैं। बट क्योंकि अभी वो एक बड़ा स्कोर नहीं आया है तो शायद अभी उसको स्क्वाड में रख लेंगे, बट वील स्टिल स्टिक टू केएल राहुल एंड विराट कोहली, एंड राइटफुली सो। मैं भी उसी कैंप में आता हूँ। कमिंग टू द अदर बैट्समैन, और कौन से बैट्समैन है हमारे पास भाई? लेट मी सी। रविंद्र जडेजा की बात करते हैं। नंबर 5 पे भी हमने खेलते हुए देखा जडेजा को इस सीरीज में, एक सेंचुरी भी मारी है। द फनी पार्ट इज आफ्टर द टॉप 3 बैट्समैन हमारे रोहित शर्मा, जायसवाल एंड शुभमन गिल, सीरीज का हाईएस्ट स्कोरर कौन है इन तीनों के बाद इंडिया की तरफ से? इट इज रविंद्र जडेजा। मतलब ये बहुत ही अनबिलीवेबल स्टार्ट लगा मुझे, बिकॉज उसने एक टेस्ट मैच खेला भी नहीं है, 5th टेस्ट मैच में सिर्फ एक ही बार बैटिंग करी, सिर्फ 15 रन ही बनाए हैं। बट दिस जस्ट गोज ऑन टू शो कितनी अंडर द रेडार ये सीरीज गई है फॉर जडेजा, नॉट जस्ट विद द बैट बट अभी हम बात करेंगे विद द बॉल एज वेल। एंड सो आई थिंक जडेजा डिजर्व सम क्रेडिट हेयर। वो सेंचुरी भी जो उसने मारी थी उस मैच में उसको मैन ऑफ द मैच मिला था, 5 विकेट भी लिए थे। ही ऑलवेज डिलीवर्स विद सम ग्रेट परफॉर्मेंसेज, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा
कि जडेजा शुड नॉट बी द प्लेयर जो कि हमारे नंबर 5 पे बैटिंग करने वाला है. लेट हिम बैट एट नंबर 6, मे बी इवन एट नंबर 7, जितना नीचे हो. आई डोंट थिंक जडेजा को, बिकॉज ऑफकोर्स ही इज एन ऑलराउंडर, बट ज़बरदस्ती उसको ऊपर के लेवल का बैट्समैन बनाना नहीं चाहिए. अभी ऋषभ पंत आएगा तो मोस्ट लाइकली ही विल बी इन एट नंबर 6. नंबर 4 और नंबर 5 पे केएल राहुल एंड विराट कोहली होंगे. आई थिंक जडेजा को नंबर 7 तक आइडियल रखा जाए तो बेटर है. नंबर 6 पे आना, आई नो बहुत टाइम से खेल रहा है, इट इज़ अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच. नंबर 5 पे इट इज़ बीइंग अनरीजनेबल, एंड आई थिंक इंडिया ने ये चीज़ खुद भी रिकग्नाइज करी थी, इसीलिए 5th टेस्ट मैच में सरफराज को फिर ऊपर भेजना शुरू कर दिया था. राइट डिसीजन माई ओपिनियन. अपार्ट फ्रॉम दैट, अक्षर पटेल, अश्विन जो हमारे थोड़े ऑलराउंडर्स हैं, इन्होंने ही बैटिंग करी थी. अक्षर पटेल को लोग भूल ही गए सीरीज में, बिकॉज पहले 2 मैचेस के बाद खेला ही नहीं है. जितना खेला है उसमें बैटिंग उसने बहुत ही अच्छी करके दी है, बट विकेट थ्रो करा है, ये ज़रूर मैं कहूँगा. बट जितनी बैटिंग करी, अच्छी बैटिंग करी, एवरेज भी 30+ की थी. अश्विन हैज़ बीन अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट विद द बैट. बॉलिंग में जितना ही अच्छा करके दिया अश्विन ने, आई थिंक बैटिंग में वो जो डिप आया है, इट वॉज क्लियरली एविडेंट. आई थिंक ही नीड्स टू डू मोर विद द बैट, एंड आई होप ही डज, बिकॉज ही इज़ एन ऑलराउंडर फॉर अस एट नंबर 8, बट वो स्टैट्स में भी थोड़ा बहुत दिखना चाहिए. पिछले 1 साल में हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिली है. होपफुली नाउ द अपकमिंग सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन दी, आई थिंक वो घर पे होने वाली दोनों सीरीज, 5 टेस्ट मैचेस हमें देखने को मिलेंगे मिलाकर. एक बड़ा स्कोर हमें अश्विन से चाहिए. बॉलिंग में कोई डाउट नहीं है, बट बैटिंग में एज एन ऑलराउंडर यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर. दैट इज वाई जडेजा को अपर हैंड मिलने लग गया ओवरसीज में. तो आई थिंक अश्विन की बैटिंग इज अ डिसअपॉइंटमेंट, एंड ऑन द अदर हैंड द राइज ऑफ कुलदीप यादव विद द बैट, वो एक प्लेजेंट सरप्राइज रहा है. अच्छा, मैं कई लोगों को ना सुन रहा हूँ कि कह रहे हैं लोग कि कुलदीप यादव को फर्स्ट चॉइस बॉलर बना दो ओवरसीज, बिकॉज बॉलिंग उसने अच्छी करी है, एंड बैटिंग क्वाइट फ्रैंकली उसने, ही हैज फेस्ड मोर बॉल्स देन बेयरस्टो, एंड पता नहीं 2-3 नाम और भी थे, बेन स्टोक्स, पता नहीं क्या कहते हैं. मुझे लगता है लोग बहुत रिएक्शनरी होते हैं भाई. तुम क्या बोल रहे हो? कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बैटिंग करके दी है अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से. समझ रहे हो इस बात को? अश्विन और जडेजा के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से उसने बैटिंग नहीं करी है. कुलदीप यादव डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज इन दिस सीरीज. ही हैज ऑल्सो बीन वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ दिस सीरीज, बिकॉज टेस्ट मैचेस में उसको इतना रेगुलरली खेलने का मौका नहीं मिलता. बट अनरीजनेबली हाइप करना इज नॉट फेयर टू द अदर गाइज एंड टू द गाय हिमसेल्फ, कुलदीप यादव. भाई बैटिंग में जितनी भी बॉलें खेली है, आई थिंक हाईएस्ट को 30 कुछ का रहा है. तो ऐसा नहीं कोई 100 मार दिया, कोई 50 मार दिए. अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत एक मैसिव इंप्रूवमेंट दिखाया है, बट ही इज स्टिल फार ऑफ फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ अश्विन जडेजा. बॉलिंग में भी 19 विकेट लिए, पर 4 टेस्ट मैच खेले. अश्विन जडेजा के पास भी नहीं है वो चीज़. तो मतलब जहाँ तक अभी है लिमिट वहीं तक रखो, अप्रिशिएट करो. ज़बरदस्ती एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, इज वॉट माई पॉइंट इज. ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि हाँ, अक्षर पटेल के ऊपर अब क्या आप स्टार्ट करा सकते हो, बिकॉज टेस्ट मैचेस में एनी वे वी शुड नॉट रिलाई ऑन अ बैटिंग डेप्थ. वो चीज़ें T20 और ODIs में समझ में आती है. टेस्ट मैचेस में इट इज़ अ गेम अबाउट ट्रेडिशनल्स, अबाउट प्रॉपर बैट्समैन एंड प्रॉपर बॉलर्स. ऑलराउंडर मैक्स टू मैक्स एक होता तो बहुत हो जाता है टीम में. सो वी डोंट हैव टू रिलाई कि हमारी नंबर 9 तक बैटिंग आती है. इट इज़ अ बोनस व्हाइल इट लास्ट्स, बट इट इज़ नॉट अ टेम्पलेट टू डाई फॉर. एंड सो कुलदीप यादव एज अ बॉलर, not as an all-rounder, at number 9 in place of Akshar Patel, is a tempting option because कुलदीप यादव ने बॉलिंग बहुत अच्छी करके दी है सीरीज में. बट ये कहना कि अब अश्विन जडेजा के ऊपर स्टार्ट करा दो, वो तो बेवकूफ़ी है भाई, इन माय ओपिनियन. कमिंग ऑन टू द बॉलर्स नाउ, लेट्स टॉक अबाउट आवर बॉलर्स. सबसे पहले आई थिंक वील हैव टू टॉक अबाउट द टॉप विकेट टेकर हियर, विच इज़ नन अदर दैन रविचंद्रन अश्विन. अश्विन की ये सीरीज इतनी पेक्यूलियर रही है ना, मैंने एक ट्वीट भी करा था कि कैसे हम लोग ये चीज़ समझाएंगे लोगों को आगे जाकर कि इन द मोस्ट अंडरवेलमिंग होम सीरीज ऑफ अश्विन इन द लास्ट डेकेड, एंड एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग देख रहे थे कि कैसे अश्विन जो है वो पहले 1-2 टेस्ट मैचेस में मिलाकर भी शायद उसके 10 विकेट नहीं थे, शायद 9 विकेट थे उसके पहले 2 टेस्ट मैचेस में टोटल में. सब आर्ग्यू कर रहे थे कि उसका डिप आना शुरू हो रहा है, होम सीरीज में भी परफॉर्म करके नहीं दे रहा है. इज इट द टाइम कि हम अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव को वंस अगेन उसके ऊपर खिलाना शुरू कर दें.
In a series with such bad narratives, how will it explain to people कि Ashwin ended up as the top wicket taker of not just India but of both the countries in the series, and that too by quite a distance. नेक्स्ट विकेट टेकर जो है वो उसके 22 विकेट है जो सेकंड पे है, नंबर 1 पे अश्विन है 26 विकेट के साथ. आई मस्ट से अगर ये 26 विकेट का जो टैली है ये 4 टेस्ट मैच की सीरीज में होता, दिस वुड हैव बीन टॉप टियर. ये अश्विन के हम लोग टॉप टियर से एक्सपेक्ट करते हैं 25-28 विकेट लेना. 5 टेस्ट मैच की सीरीज में आई थिंक आई वुड एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 32 विकेट्स, 30 मतलब बिटवीन 30 एंड 35 उतने विकेट्स आने चाहिए थे अश्विन से. तो आई थिंक यहाँ पे अगर हम लोग एक गेम कह लें कि अश्विन का और अच्छा चला जाता तो आई थिंक ही वुड हैव क्रॉस 30 विकेट्स वेरी इजीली. बट द वे ही हैज एंडेड द सीरीज ऑन सच अ हाई, कुछ ऐसा स्टैट था कि उसने अपने पहले की 7 इनिंग्स में, इस टेस्ट सीरीज में 10 इनिंग्स में उसने बॉलिंग करी है, 7 इनिंग में उसके मिलाकर 12 विकेट्स थे, विच इज नॉट इवन 2 विकेट्स पर इनिंग्स. एंड आखिरी के 3 इनिंग में उसके 14 विकेट हैं इंक्लूडिंग 2 5ers. तो जो उसने इंप्रूवमेंट दिखाया है बिटवीन दिस सीरीज once again goes on to show that Ashwin is here to stay for long. He is far from done. I know he's 37. I'm still betting you Ashwin से better spinner अभी नहीं है किसी के पास भी. And that is going to be the case for at least 1 or 2 years more. The way he has grown in this series, he was the first spinner to tackle baseball. हमने ये ब्रेक डाउन करा था आई थिंक 2nd या 3rd टेस्ट मैच के रिव्यू में, जिनको नहीं पता वो पॉडकास्ट जाके चेक कर लेना. He was the first spinner to figure out how to tackle baseball. He is now the leading wicket taker as well in this series. And by the end of the series, जैसे जैसे पिचेस जो है वो और बैटिंग फ्रेंडली होते जा रही थी, स्पेशली द 5th टेस्ट मैच जहाँ पे ना ही सिर्फ बैटिंग फ्रेंडली थी बट पेसर फ्रेंडली विकेट्स थी, जहाँ पे पेसर्स वर सपोज टू टेक मोर विकेट्स, वहाँ पे अश्विन ने 9 विकेट लिए. What does this tell you? He does not even need good ranked turners to get 5 wicket hauls, to get 10 wicket hauls. He has done it on a pitch that was supposedly very good for pacers and batsmen. वहाँ पे वो लीडिंग विकेट टेकर उस मैच का भी. तो जो भी लोग अश्विन को क्वेश्चन कर रहे थे, they will have to eat up their words because by the time the series ended, Ashwin was back at top. कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसके बीच में, उसमें और बाकी लोगों में. तो हैट्स ऑफ टू अश्विन फॉर वंस अगेन रिमाइंडिंग द वर्ल्ड कि वो अभी भी टॉप स्पिनर है. एंड आई होप कि भी जो आने वाले 5 टेस्ट मैचेस हैं इंडिया में, वी विल सी एटलीस्ट 30 मोर विकेट्स है. एंड बाय द टाइम हम लोग BGT के लिए जा रहे होंगे, ही वुड बी क्लोज टू 550 विकेट्स, या फिर ही वुड हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 550 विकेट्स. बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर आई होप ही क्रॉसेस 600 विकेट्स एज वेल. द नेक्स्ट बेस्ट स्पिनर हैज बीन कुलदीप यादव, वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ दिस सीजन for sure, of this series for sure. क्यों मैं ये कहता हूँ? बिकॉज कुलदीप यादव बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच वॉज नॉट इवन इन कंटेंशन टू बी अ स्टार्टर. अक्षर पटेल को ही स्टार्ट कराने वाले थे एंड राइटफुली सो. बट बाय द एंड ऑफ द सीरीज ये नैरेटिव इतना बदल चुका है अभी कि क्या अक्षर पटेल का कोई चांस भी होने वाला है स्क्वाड में स्टार्ट करने का? बहुत मुश्किल दिख रहा है इस वक्त, स्पेशली नाउ गिवन कि कुलदीप यादव थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर पा रहा है. अगर कुलदीप यादव सिर्फ बॉलिंग कर रहा होता ना तो फिर भी अक्षर पटेल के लिए एक केस जरूर बनता कि व्हेन वी ऑलरेडी हैव बॉलर्स लाइक अश्विन, जडेजा, बुमराह, तो वैसे भी जो 5th बॉलर होता है वो ज़्यादा यूज़ होता नहीं है. हमने सिराज के साथ होते हुए देखा है इस सीरीज़ में. तो क्या हमें कुलदीप यादव की इतनी ज़रूरत है भी? बट नाउ दैट कुलदीप यादव हैज़ डन सो वेल, अब अक्षर पटेल के ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्या हमें उसकी बैटिंग की भी ज़रूरत है. And that is the victory that Kuldeep Yadav has achieved in this series. वो नैरेटिव में शिफ्ट लाना लोगों के दिमाग में, वो बहुत बड़ी बात है. कुलदीप यादव फॉर श्योर, मतलब उस बंदे ने 5th टेस्ट मैच में क्वाइट फ्रैंकली जडेजा को 3rd स्पिनर बना दिया. He was that go-to man after Ashwin for Rohit Sharma and Jasprit Bumrah on the last day. तो इतना बड़ा टारगेट अचीव करना कि आप जडेजा को इंडिया के अंदर 3rd स्पिनर बना दे रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है किसी भी बंदे के लिए. सो क्रेडिट टू कुलदीप यादव फॉर दैट. आई थिंक ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर श्योर. जडेजा की बात करें, 17 विकेट लिए इस सीरीज में. आई एम टेम्प्टेड टू बिलीव कि क्या थोड़ी अंडरवेलमिंग सीरीज गई है जडेजा की है, क्योंकि एक टेस्ट मैच नहीं खेला था, बीच में इंजरी थी.
बॉलिंग में हमने कई बार देखा है कि उनको सेकंड ऑप्शन की तरह रखा ही नहीं गया है, कुलदीप यादव को प्रेफरेंस दी जा रही है। तो क्या वो जो प्रोमिनेंस थी इस इंडियन सेटअप में, स्पेशली व्हेन प्लेइंग एट होम, क्या वो कहीं ना कहीं कम तो नहीं हुई है? मे बी, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आगे जाके दोबारा जडेजा राइजेस अप द रैंक्स एंड वंस अगेन 5-6 विकेट ले रहा है, अश्विन से भी ज़्यादा विकेट ले रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट कमिंग टू द पेसर्स नाउ, आई थिंक सबसे पहले लेट्स क्विकली गेट डन विद मुकेश एंड आकाशदीप। मुकेश हैड अ डिसअपॉइंटिंग सीरीज, 2 ही विकेट लिए हैं, बहुत कम खेला आई नो, बट जितना चांस मिला आकाशदीप डिड मच बेटर। व्हाई डू आई से दैट? आकाशदीप ने सिर्फ एक इनिंग में बॉलिंग करी है, 3 विकेट लिए हैं, एंड वो उन 3 विकेट्स में उसने जितना कुछ करके दिखाया है ना, आई हैव पर्सनली नेवर सीन दैट लेवल ऑफ मूवमेंट, दैट लेवल ऑफ एफर्ट इन द बॉल फ्रॉम मुकेश इन एनी गेम, इन एनी फॉर्मेट। माई पर्सनल ओपिनियन, बट आई फर्मली बिलीव सो। जो वर्क और एफर्ट, जो वो स्किल क्रिएट करके दिया है आकाशदीप ने बॉल के साथ, जितना थ्रेटनिंग वो लग रहा था, मुकेश मुझे कभी भी उतना थ्रेटनिंग नहीं लगा। सो आई वुड गिव मोर नंबर्स टू आकाशदीप when compared to Mukesh. Next name I think should be Mohammad Siraj. Siraj, for sure, I would say he had an underwhelming series. Even in this underwhelming series, he had one great moment जहाँ पे उसने वो 4 विकेट लिए थे जब अश्विन उस दिन पे अवेलेबल नहीं था. When he had to, I think जिस सीरीज में, जिस मैच में उसने अपना 500th विकेट लिया था. Apart from that one innings जहाँ पे उसने 4 विकेट लिए हैं, he has been that guy जो कि बैस बॉल का शिकार रहा है टू सर्टेन एक्सटेंट। जहाँ पे हमने देखा कि सीरीज के हर इनिंग के स्टार्टिंग में बुमराह को लोग डिफेंड कर रहे हैं, बट कॉम्पनसेट रन रेट को कैसे कर रहे हैं? बाय अटैकिंग सिराज ऑन द अदर एंड। क्या इसका मतलब ये है कि सिराज आगे जाके डूबियस रहेगा टू स्टार्ट, स्पेशली व्हेन शामी इज फिट अगेन? आई थिंक द ओनली गाय दैट शुड बी रिप्लेसिंग सिराज इन द प्लेइंग 11 शुड बी मोहम्मद सिराज। As of now, I'm still not convinced कि कोई और बंदा डिजर्व करता उसको रिप्लेस करना। Be it मुकेश, be it आकाशदीप, be it anyone. I would still back सिराज। एक गंदी सीरीज होने का कोई मतलब ये नहीं है कि आप जो है आप अपने जो लेवल ऑफ बॉलिंग है वो भूल चुके हो। अभी साउथ अफ्रीका में भी हमने देखा था, जैसे उसने वो 6 विकेट जब लेके दिए थे, तो ही हैज़ दैट कैलिबर। वो घर पे खेल रहा था, इतना मौका भी नहीं मिला क्वाइट फ्रैंकली, इतनी बॉलिंग करने को मिली ही नहीं, एंड जब मिली तो ही डिड नॉट हैव अ गुड गेम। तो अंडरवेलमिंग सीरीज फॉर श्योर, बट नॉट टू राइट हिम ऑफ एंड से कि वो स्टार्ट करना डिजर्व नहीं करता। कमिंग टू जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह के बारे में भी मैं क्रिटिकली एनालाइज कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती वन साइडेड होकर एनालाइज नहीं कर रहा, बिकॉज आई एम एन इंडियन। आई थिंक ही स्टार्टेड ऑफ द सीरीज नाइसली, स्पेशली इन दैट गेम जहाँ पे वो जो ओली पोप को बोल्ड मारा था, जो रूट को आउट किया था, जब बहुत तारीफ हुई थी उसकी, 5 विकेट भी लिए थे। उसके बाद से ही हैज़ ओनली कम डाउन इन द सीरीज। वाई डू आई से दैट? पहली बात तो जो ब्रेक लिया उसने बिटवीन द 4th एंड द 5th गेम, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या सेंस था उसका ब्रेक लेने का। when you already had a 10-day break between the 4th and the 5th game, 4 टेस्ट मैच मिस करके आपने क्या कर लिया ज़बरदस्ती, मुझे समझ में नहीं आया। एंड आई थिंक इट डिड नॉट रियली प्ले आउट वेल एज वेल, बिकॉज as good as Bumrah was with the ball in the 5th test match, he only had what, 2 wickets? पहली इनिंग में तो उसको विकेट मिली नहीं थे। हाँ, सेकेंड इनिंग्स में 2 ही विकेट मिले उसको। इमेजिन अश्विन या फिर जडेजा ऑन अ रैंक टर्नर टेकिंग जस्ट 2 विकेट्स इन टू इनिंग्स, कितना क्रिटिसिज्म मिलेगा उनको। बट बुमराह टुक 2 विकेट्स ऑन अ पेस फ्रेंडली विकेट। धर्मशाला में मैच हो रहा है, बॉल स्विंग कर रही है, थोड़ी सीम कर रही है, nobody bats an eye. I think थोड़ा सा बुमराह was lucky there. Is it to say कि भाई बुमराह क्या डिजर्व नहीं करता खेलना या फिर अंडरवेलमिंग सीरीज थी? ऑफ कोर्स नॉट। मैं बस दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ही स्टिल हैड अ स्टेलर सीरीज, ही वॉज अ टॉप बॉलर फॉर श्योर। आई थिंक आफ्टर अश्विन एंड कुलदीप ही हैज़ बीन आवर बेस्ट बॉलर। सीरीज में भी आई थिंक आफ्टर अश्विन एंड कुलदीप यू कुड आर्ग्यू कि पूरी सीरीज का भी थर्ड बेस्ट बॉलर बुमराह ही था। तो he has been that good, and that is the credibility that he holds कि despite this one little criticism, उसके बावजूद वो टॉप 3 बॉलर्स ऑफ द सीरीज में आता है, तो उसकी तारीफ ही है वो। बट हमें आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। आई थिंक और कोई बॉलर क्या ना बात करें, अक्षर पटेल हो गया। मुझे लगता है राइट नाउ अगर कोई इंडिया में टेस्ट मैच होगा,
it is going to be Kuldeep Yadav who will be starting above him. So I won't comment that much about that. Now let's directly move on to the new scheme that BCCI has proposed for Test cricket. अब इस स्कीम के 2 मेजर हाईलाइट्स मैं आपको अभी जल्दी से बता देता हूँ. मैंने इस चीज़ के स्क्रीनशॉट्स भी लिए हुए थे. बेसिकली क्या हुआ है, अगर मैं एक बहुत ही एब्सोल्यूट टर्म्स में बताऊँ तो BCCI ने 40 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करे हैं इन टेस्ट क्रिकेट. 40 करोड़ रुपीस बहुत बड़ा अमाउंट होता है. एंड इसका इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा. एसेंशियली आदमी जो है ना, जो इंडियन क्रिकेटर्स होते हैं, वो जब भी एक कोई मैच खेलते हैं तो उनको उस मैच की फीस मिलती है. ठीक है, अब क्या कर दिया है, इन एडिशन टू दैट फीस जो कि ऑलरेडी मिल रही थी, उनको हर मैच में पर मैच बेसिस और ज़्यादा पैसे मिला करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि वो कितने मैचेस खेल रहे हैं. अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको. एंड ये जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं ये सब मिला दो अगर, तो टोटल 40 करोड़ का सम बन रहा है जो कि BCCI ने इन्वेस्ट करा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर. क्या ये अच्छा मूव है, बुरा मूव है, वो तो हम डिस्कस करेंगे. क्या एग्जैक्टली मेट्रिक्स होने वाले हैं इसके, लेट्स कम टू दैट. अगर एक प्लेयर जो है, मान लो इस साल इंडिया 10 टेस्ट मैचेस खेल रही है, अगर वो प्लेयर 5 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलेगा तो उसको हर मैच के 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे. दैट इज मैसिव. अगर इस साल 10 टेस्ट मैच हो रहे हैं एंड कोई प्लेयर 75% ऑफ द मैचेस खेलता है या उससे ज़्यादा, विच मीन्स कि 7.5 तो कहीं हो गए, 8 मैचेस खेलता है मान लो, तो उसको 45 लाख रुपीस पर मैच मिलेंगे. 45 लाख रुपीस पर मैच, पर मतलब पूरे 10 टेस्ट मैच के मिला के नहीं कह रहा हूँ मैं, पर मैच उसको 45 लाख रुपीस मिलेंगे एक्स्ट्रा प्लस द मैच फीस दैट ही इज ऑलरेडी गेटिंग. जो लोग स्क्वाड का पार्ट है बट मैच नहीं खेल पा रहे, प्लेइंग 11 में नहीं आ पा रहे, बट हर मैच के स्क्वाड का पार्ट थे, उनको भी 20-25 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाले. 20-25 लाख रुपए. दिस इज अ बिग इंसेंटिव भाई. दिस अमाउंट ऑफ मनी, दिस इज कंपेरेबल टू द IPL. लोग समझ नहीं रहे किस लेवल का इन्वेस्टमेंट है. जो ये नए प्लेयर्स होते हैं, बेसिकली IPL का क्रिटिसिज्म क्या रहा है आजकल, कि जो नए प्लेयर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो अब सोचते हैं कि हम IPL ही खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट ना खेलने को मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है. जो ये नए प्लेयर्स आते हैं, जो बच्चे आते हैं, मेजरली क्या होता है इनका, 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है. भाई कोई ऐसा प्लेयर तो होता नहीं जिसने अंडर 19 में परफॉर्म ना करा हो, सिर्फ डोमेस्टिक में परफॉर्म करके जो 10-10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लेके जा रहा है. ऐसा तो नहीं देखने को मिलता ना. तो इन लेवल ऑफ प्लेयर्स के लिए जिनका ड्रीम, अगर इवन इफ पीपल बिलीव सो, आई डोंट थिंक आई बिलीव दैट, कि लोग कहते हैं कि नए क्रिकेटर्स का सपना है कि हम IPL खेल लें और इंडिया के लिए ना खेलें. आई फर्मली डिसएग्री विद दैट. बट अगर तुम्हारी बात भी मान ली जाए, अगर ऐसा लोग सोचते भी हैं, तो उनके लिए जो ये टेस्ट क्रिकेट का इंसेंटिव है, नाउ दे विल बी गेटिंग इफ नॉट मोर देन जस्ट एज मच मनी एज द IPL बाय प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया, एंड नॉट इवन प्लेइंग, जस्ट बाय बीइंग इन द स्क्वाड इटसेल्फ. तो अगर हम लोग IPL को कॉन्टेक्स्ट में रखें, तब हमें समझ में आएगा इस स्कीम की कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस है. वो कंपैरिजन आई थिंक नज़रों में रखना ज़रूरी है, बिकॉज दैट चेंजेस द नैरेटिव कंप्लीटली. अगर हम लोग सिर्फ इसको ऐसे सोचें कि टेस्ट क्रिकेट में 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, हर प्लेयर को 25-50 लाख जो एक्स्ट्रा मिलने वाले मैच खेलने के, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट इट गेट्स इवन बेटर, इट गेट्स 10 टाइम्स बेटर व्हेन यू सी कि भाई IPL में जितना पैसा मिल रहा है ना, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन पार विद दैट फॉर अ न्यू इंडिविजुअल. एंड सो क्या ये डिसीजन सही है कि नहीं, आई थिंक कोई डाउट ही नहीं है कि ये डिसीजन बहुत ज़्यादा तगड़ा है. एंड यहाँ पे मैं वंस अगेन उन लोगों को कॉल आउट करना चाहता हूँ जो कि कहते हैं कि BCCI जो है वो क्रिकेट को रुइन कर रहा है. टेस्ट क्रिकेट को बचाने का जो सबसे बड़ा एफर्ट कोई पूरे दुनिया में कर रहा है ना, वो BCCI ही है. इवन बिफोर दिस मूव हमने डिस्कस करा हुआ पहले भी टेस्ट मैचेस के पॉडकास्ट में कि कैसे BCCI एक अकेली ऐसी बोर्ड है जो कि टेस्ट मैचेस से पैसा नहीं कमाती है. वो उस पैसे को बाकी नेशंस में बांटती है, या फिर बाकी फॉर्मेट्स में लगाती है, या फिर बाकी लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पे लगाती है. खुद पैसे नहीं कमाती टेस्ट क्रिकेट से. प्लस नाउ देर इन्वेस्टिंग दिस मच मनी टू प्रोवाइड इट एज एन इंसेंटिव फॉर पीपल टू टेक अप टेस्ट क्रिकेट.
राहुल द्रविड़ ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही, आई होप दिस इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, कुछ ऐसी कुछ कहा, एंड नॉट एन इंसेंटिव टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। द फैक्ट कि आप इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस खेल लो, ये अपने आप में एक इंसेंटिव होना चाहिए, उसका ये रिवॉर्ड है टू गेट 40 लाख रुपीज़ 45 लाख रुपीज़ जो भी है। इट शुड नॉट बी एन इंसेंटिव। आई होप जो राहुल द्रविड़ ने बात की वो इन प्रिंसिपल बहुत ही मतलब आइडियली बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, बट रियलिटी ऑफ द मैटर इसके लोगों को पैसे कमाने हैं भाई, अपना घर चलाना होता है। एंड सो इन दैट एस्पेक्ट इट इज़ अ ग्रेट इंसेंटिव एज इट स्टैंड्स कि अगर आपको एक मैच खेलने के 20 40 50 लाख मिल रहे हैं तो मतलब आप 2-3 मैचेस आप एक पूरी सीरीज ही खेल जाओ, 2-2.5 करोड़ आपकी जेब में आ गए, अच्छे से इन्वेस्ट कर दो, तो एटलीस्ट आपकी जो अपब्रिंगिंग रही है उससे आप बहुत बेटर रहने वाले हो फॉर योर लाइफ। एंड वंस यू टेक दैट इक्वेशन आउट देन यू कैन कंप्लीटली फोकस ऑन प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। तो आई थिंक BCCI हैट्स ऑफ, अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई होप कि जो बाकी बोर्ड्स भी हैं स्पेशली ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, ऑफ कोर्स नॉट एज मच मनी बिकॉज वो इतना कमाते में नहीं है, बट इन देयर लिटिल कैपेसिटी जो भी वो कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए उसके अंदर ऐसा इन्वेस्टमेंट लेके आओ, ऐसे इंसेंटिव्स लेके आओ ताकि T20 की जो ब्रीड आ रही है नई जनरेशन की वो तो रही रहे, बट साथ के साथ टेस्ट मैचेस के खेलने वाले स्पेशलाइज प्लेयर्स भी आते रहे। बिकॉज वन सेकेंड है, जैसे मैं अभी कहूँ, जो ये हम लोग 5 टेस्ट मैच की सीरीज जीते हैं, जितना सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं, क्या इतना यूजुअली हम लोग कोई T20 की 5 मैच की सीरीज जीतने पे करते हैं या फिर ODI के 5 मैच की सीरीज जीतने पे करते हैं? टेस्ट मैचेस आर स्पेशल। अश्विन का 100 टेस्ट मैच था जो सेलिब्रेशन हुआ उसके लिए, जो पूरा सेरेमनी हुई है, क्या कोई अपना 100th ODI या फिर 100 T20 खेल रहा होता तो ऐसा कुछ होता है? द फैक्ट कि आप 100 टेस्ट मैचेस तक पहुंचे वो बहुत बड़ी बात होती है। द फैक्ट कि आप एक टेस्ट सीरीज 4-1 जीते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है। इट शोज कि टेस्ट मैचेस की सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है, कितनी इंपॉर्टेंस है इस गेम में। एंड सो ऑल इन ऑल आई थिंक अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय BCCI, हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया एज वेल। इतने पैसे कमा के दे रही है बोर्ड को एंड बोर्ड उसको इन्वेस्ट भी कर रहा है। अदर कंट्रीज शुड लर्न फ्रॉम दिस, अपनी कैपेसिटी में जितना कुछ कर सकते हैं करते रहे। लेट्स सी, इसके वजह से होपफुली आने वाले सालों में हमें और अच्छे टेस्ट क्रिकेटर्स देखने को मिलेंगे इंडिया से, एंड उस चीज़ की सप्लाई कम नहीं होगी। एसेंशियली दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव कि T20 से तो सप्लाई आने वाली ही आने वाली है, टेस्ट मैचेस की सप्लाई कम नहीं होनी चाहिए। सो ऑन दैट नोट आई थिंक लेट्स एंड टुडेज पॉडकास्ट। होप यू ऑल लाइक्ड इट। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मेक श्योर कि आप पॉडकास्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए इस चैनल से वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो उसको भी देखिए, एंड कमेंट में बताइए आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।